वेलकम टू लीगल गाइड 360 योर कंप्लीट लीगल कंपास। मैं आप सभी व्यूअर्स का मैं एडवोकेट विकास राजावत हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम एक टॉपिक को लेने वाले हैं जिसका नाम है कंप्लीट प्रोसेस ऑफ बिल। है क्या, न्यूज में एक करंट अफेयर का क्वेश्चन उठा जिसमें कई लोगों के क्वेश्चन आए मेरे से कि सर एक बिल का प्रोसेस क्या होता है, इसका कंप्लीट एक बिल कब एक्ट बन जाता है, इस तरह के क्वेश्चन है। और जैसा कि एक हॉट न्यूज है कि 3 एक्ट हमारे जो चेंज हो गए हैं फाइनली 25 दिसंबर को हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय ने जो बिल थे उनको फाइनली असेंट दे दिए, जो कि अब कानून बन चुके हैं। एक बिल कैसे कानून बन जाता है हम ये जानेंगे। बिल कितने प्रकार के होते हैं, बिल को संसद में कौन लाता है, कौन बिल को संसद में लाने के लिए एलिजिबल होता है, किस किस प्रक्रिया से एक बिल गुजरता है, ये सब हम जानेंगे आज अपने इस लेक्चर में। तो बगैर किसी देरी के शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इन तीनों बिल जो अब कानून बन गए हैं, इन्होंने रिप्लेस कर दिया है आईपीसी को, सीआरपीसी को और इंडियन एविडेंस एक्ट को। तो अब ये कानून बन चुके हैं, पर अभी लागू होने की डेट नहीं आई है। तो मैं वो सब समझाऊंगा कि गजट में सिर्फ आने के बाद क्या ये लागू हो जाता है, गजट में आ चुका है तो वो लागू क्यों नहीं हुआ है। इन सब बातों को जानने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ और करते हैं शुरुआत आज के लेक्चर की। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ बिल। तो इंट्रोडक्शन ऑफ बिल को जानने से पहले हमें एक चीज समझनी चाहिए, एक वर्ड है पॉलिटी। अब पॉलिटी के ना 3 अंग होते हैं, कौन कौन से? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, ये 3 अंग होते हैं। अब इनका 3 अंग है, इनके काम भी अलग होंगे। जो सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है वो भी यही है। तो लेजिस्लेचर क्या करती है? ये करती है टू मेक लॉ। लेजिस्लेचर हमारी जो विधायिका है वो कानून बनाने का काम करती है। लेजिस्लेचर का काम क्या है? कानून बनाने का। अब बात करते हैं एग्जीक्यूटिव, टू अप्लाई, टू फोर्स, इंप्लीमेंट, टू इंप्लीमेंट। हम तीनों चीजें कह सकते हैं। ये काम कौन करता है? तो ये हमारी एग्जीक्यूटिव करती है, कार्यकारी। अब बात कर ले हैं हम तीसरे अंग की, दैट इज जुडिशियल। इसका काम क्या है? अब इसका काम है टू चेक लॉ। ये लेजिस्लेचर ने जो कानून बनाया है वो सही है या नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बना है या नहीं है, कोई ऐसी चीज तो नहीं लिख दी है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, जिससे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर डिसबैलेंस हो रहा हो। तो इस चीज का देखना काम है जुडिशियल का, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के गार्जियन है। ठीक है। एग्जीक्यूटिव का काम है सिर्फ उसको लागू कराना, जैसे पुलिस हो गई, आईपीएस हो गई, कलेक्टर हो गए, रेवेन्यू कलेक्टर, ये सब होते हैं। अब इनका कोई एक्ट बन गया, उसको फॉलो कैसे करना है, जैसे सिंपल सा समझ लेते हैं। हेलमेट पहनना कानून है, एक्ट बना हुआ है। अब हेलमेट पहले आदमी, इसको फॉलो कौन कराता है? एग्जीक्यूटिव, आईपीएस, ये सब एग्जीक्यूटिव में आ गए। ठीक है। एक चीज तो हमने ये समझी। अब समझते हैं एक दूसरी चीज, ये इसकी बात करते हैं पार्लियामेंट की, है ना। ये हमारा सुप्रीम कोर्ट है, ये हमारे प्रेसिडेंट महोदय हैं और ये संसद है। ठीक है। अब पार्लियामेंट के भी 3 अंग होते हैं, कौन कौन से? एक तो होती है हमारे प्रेसिडेंट महोदय, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। ठीक है। ये उच्च सदन होता है, ये निम्न सदन होता है, क्योंकि ये कभी भंग नहीं होता है। ठीक है। 6 साल के लिए होता है, ये 5 साल के लिए। तो जनता का सदन लोकसभा को बोलते हैं। ठीक है। तो ये तो हुए संसद के 3 अंग। अब बिल को समझने के लिए हमें ये चीज समझनी बहुत जरूरी थी। अब मैं बात करता हूं आगे की।
तो हम बात करेंगे टाइप ऑफ बिल्स और उनकी डेफिनेशंस की, है ना। इसकी बात करेंगे हम, एक तो टाइप ऑफ बिल्स हो गए और एक डेफिनेशंस हो गई ऑफ बिल की। कैसे समझोगे कि बिल कितने प्रकार के होते हैं, उनकी डेफिनेशंस क्या होती है। जब डेफिनेशंस पता होंगी तभी हम समझ पाएंगे बिल। तो बिल तो हमारे होते हैं 4 प्रकार के, एक ऑर्डिनरी बिल हो गई, एक मनी बिल हो गई, एक तुम्हारा फाइनेंस बिल हो गया, और एक हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो ये 4 बिल होते हैं। हम चारों बिलों को एक एक करके समझते हैं कि कौन सा बिल का कहाँ प्रोविजन है, उसका क्या रोल है, प्रेसिडेंट की क्या पावर्स, शक्तियां हैं उस बिल के ऊपर, दूसरे सदन में जिसमें पेश हो उसके अलावा दूसरे सदन की पावर है, जिस सदन में वो पेश हो रहा है उनकी क्या पावर है, क्या क्या चीजें हैं, एक एक चीज मैं आपको बारीकी से समझाऊंगा। तो समझते हैं ऑर्डिनरी बिल, विच आर कंसर्न विथ एनी मैटर अदर देन फाइनेंशियल सब्जेक्ट। ठीक है, कोई भी ऐसा मैटर अदर देन फाइनेंशियल सब्जेक्ट, है ना, फाइनेंशियल से संबंधित वो वैसे नहीं होना चाहिए। डेफिनेशन क्या कहती है, अदर देन फाइनेंशियल मैटर, इसको पकड़ो। तो हमें इसमें क्या याद रखना है, ऑर्डिनरी बिल क्या मतलब, कोई भी मैटर, एनी मैटर, कोई भी मैटर अदर देन फाइनेंशियल सब्जेक्ट। ये दिया कहां है हमें, अगर समझना हो तो 107 to 108, आर्टिकल 107 to 108, ये प्री का क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए। ऑर्डिनरी बिल का प्रोविजन कहां पे है, डेफिनेशन नहीं पूछेगा प्री में, है ना, मींस के लिए सिर्फ आपको उसका कॉन्सेप्ट याद रखना है, बाकी बहुत जरूरत नहीं है। सर्टिफिकेट ऑफ बिल सेल गिवन बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ कंसर्न हाउस। यस, इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन डिसाइड करता है ये कौन सा बिल है, कोई तो डिसाइड करेगा ना। मान लो कोई ऐसी डिबेट आ जाए, भाई ये नहीं, ये मनी बिल है, वो कहीं फाइनेंस बिल है, उनमें बहुत माइनर सा अंतर होता है फाइनेंस बिल और मनी बिल में, तो इश्यूज हो जाएंगे वहां पे। तो ये डिसाइड करने का काम क्या है, कंसर्न हाउस, ऑफिसर ऑफ कंसर्न हाउस। अब लोकसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं लोकसभा स्पीकर, और राज्यसभा के कौन होते हैं, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो सर्टिफिकेट ये बिल कौन सा, ये कौन देगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। ठीक है, अब ये इंट्रोड्यूस कहां होता है ऑर्डिनरी बिल, तो आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ये क्वेश्चन है, आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये लोकसभा में भी पेश हो सकता है ऑर्डिनरी बिल, और राज्यसभा में भी हो सकता है। कौन बिल पेश करेगा, इंट्रोड्यूस कौन करेगा, तो मिनिस्टर्स, ये एक मंत्रिपरिषद होती है, उसमें जो मिनिस्टर्स होंगे वो कर सकते हैं, और एनी अदर पर्सन। अब इससे आप समझ रहे होगे, तो कोई भी यार गांव से चला जाए, कोई भी आदमी जाए और एक बिल पेश कर दे, नहीं, यहां आप कंफ्यूज हो रहे, कोई भी आदमी नहीं है यहाँ। प्राइवेट पर्सन का मतलब यहाँ पे है मिनिस्टर, और बाई एनी अदर पर्सन का यहाँ पे साफ सा मतलब है कि वो लोग होंगे राज्यसभा और लोकसभा के वो मेंबर्स जिनको कोई मंत्रालय नहीं मिला है, वो किसी भी मंत्रिपरिषद के पार्ट नहीं है, कैबिनेट के पार्ट नहीं है। ठीक है, मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, उसके पार्ट नहीं है, तो ये उनकी बात कर रहा है। एक तो मिनिस्टर्स जो काउंसिल के पार्ट है ना, और एक वो जो उसके पार्ट नहीं है पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो लोकसभा के भी होते हैं, राज्यसभा के भी होते हैं, तो वो भी बिल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ऑर्डिनरी बिल, एंड इट इज नॉट चैलेंज बाय एनी कोर्ट। ठीक है, एनी कोर्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन यहां से देखो प्री के में बना रहा हूं, तो किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता इंट्रोड्यूस के लेके। ठीक है, सर्टिफिकेट को लेके, ये सर्टिफिकेट जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर दे रहा है, इस चीज को किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, इवन पार्लियामेंट में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता, और इवन प्रेसिडेंट के आगे भी इसको चैलेंज नहीं। 3 चीजें, बिल इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट आर ऑफ 2 काइंड्स, पब्लिक बिल और प्राइवेट बिल। ये देखो, पब्लिक बिल और प्राइवेट बिल। अब 2 तरह के बिल, पब्लिक बिल हम उसको कहेंगे जो मिनिस्टर्स के द्वारा लाया गया है, मतलब मंत्रिपरिषद के जो सदस्य हैं उनके द्वारा जो लाया गया है। प्राइवेट बिल वो होगा जो अदर देन मंत्रिपरिषद है, मैंने जो अभी ऊपर आपको समझाया, वो सांसद जो लोकसभा राज्यसभा के मेंबर हैं पर मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं है, वो जो बिल अगर इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसको प्राइवेट बिल कहेंगे, और इसको पब्लिक बिल कहेंगे। तो आप कहोगे कि अब न्यूज में सुनते हैं कि सर एक प्राइवेट बिल आया, एक पब्लिक बिल आया, समझ नहीं आता, तो आज समझ लो ये अंतर है। इनके दूसरे नाम है गवर्नमेंट बिल एंड प्राइवेट मेंबर बिल। गवर्नमेंट बिल मतलब मंत्रिपरिषद ने, ठीक है, पब्लिक बिल और गवर्नमेंट बिल एक ही चीज है। सेम ऐसे प्राइवेट मेंबर बिल या प्राइवेट बिल बहुत और सेम, पर यहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तीसरी बात कर लेते हैं, नीड प्रायर नोटिस। ओके, तो ऑर्डिनरी बिल लाने के लिए ना प्रायर नोटिस की आवश्यकता होती है, किससे, सदन से।
भाई कोई चीज आप लाना चाह रहे हो, सदन को इन्फॉर्म तो करोगे, किसको? प्रिसाइडिंग ऑफिसर को, जिस भी सदन में लाना चाह रहे हो आप। तो 7 डे किसके लिए? ये मंत्रिपरिषद, क्योंकि इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं, इनको बहुत जरूरी काम देखने होते हैं, सरकार चलानी होती है पूरी, तो इनको बहुत ज्यादा लंबा टाइम दे दिया तो कैसे चलेगा? पर ये 1 मंथ किसको दे दिया हमने? एनी अदर पर्सन, यानी प्राइवेट बिल्स के लिए। प्राइवेट मेंबर बिल लगा रहे तो उनको 1 मंथ प्रायर नोटिस लेना पड़ेगा, और इनको सिर्फ 7 डे पहले, मंत्रिपरिषद वाला। मतलब अगर सिर्फ पब्लिक बिल है, कोई गवर्नमेंट बिल है, तो उसको 7 डे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पास्ड बाई सिंपल मेजोरिटी ऑफ आइदर हाउस, ठीक है। तो इस बिल को पास कैसे कराया जाएगा? सिंपल मेजोरिटी से। और सिंपल मेजोरिटी क्या है तो मैं बता देता हूं आपको। प्रेजेंट और वोटिंग दो चीजें होती है। एक तो मेंबर जो प्रेजेंट है उस दिन, जैसे सपोज करो आइदर हाउस लिखा, मान के चलो लोकसभा से पास कराना है ऑर्डिनरी बिल, तो क्या होगा? जो प्रेजेंट है, मान लो 100 प्रेजेंट है, ठीक है, और वोटिंग का आधे से एक अधिक, उसको हम कहते हैं क्या? सिंपल मेजोरिटी। कैसे समझेंगे? सपोज एग्जांपल एक ले लेते हैं यहां, चलो 100 ले लिया मैंने, 100 लोग प्रेजेंट है और 100 ही लोगों ने वोटिंग डाली। 100 ने वोटिंग डाली तो 101 जैसे, सॉरी, एक मिनट, तो सपोज करो ये 100 है, अब 51 वोट अगर फेवर में डल जाते हैं लोकसभा के, तो ये पास मान लिया जाएगा सिंपल मेजोरिटी से। आइदर हाउस लिखा है मतलब इसको दोनों हाउसों से पास कराना पड़ेगा सिंपल मेजोरिटी से। मतलब अगर अब मान के चलो राज्यसभा में उस दिन, सपोज करो अब राज्यसभा में पहुंच गए, यहां से पास हो गया। अब राज्यसभा में मान लो सपोज उस दिन 150 लोग प्रेजेंट है, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, ठीक है। अब 150 को आधा कितना हुआ? 75, यानी 76 और उससे ऊपर जो भी, मतलब 76 से 75 में ये पास नहीं माना जाएगा। 50% प्लस 1, सिंपल मेजोरिटी यही होती है हमेशा, ठीक है। तो दोनों हाउसों से पास कराया जाएगा कैसे? सिंपल मेजोरिटी के द्वारा, ठीक। अब प्रेसिडेंट के पास ऑप्शन क्या होगा? इसमें क्या ऑप्शन होगा भाई? यहां से भी पास होगा। प्रेसिडेंट के पास ऑप्शन क्या होंगे? सिंपल मेजोरिटी से ये पास कराना पड़ेगा। प्रेसिडेंट के पास ऑप्शन आपके जो होंगे, या तो वो असेंट दे दे इस बिल को, हमारे प्रेसिडेंट महोदय असेंट दे दें, या विथ होल्ड हिज असेंट। विथ होल्ड हिज असेंट क्या होती है? अपने पास रख ली, बोले हाँ ठीक है मैं स्वीकृति दे रहा हूं, पर रख रहे हैं, साइन करके वापस नहीं भेज रहे हैं। ये हो गया विथ होल्ड हिज असेंट। स्वीकृति तो दे दी, असेंट तो दे दी, पर वापस नहीं कर रहे, अपने पास रख लिया उसको, ऐसी स्थिति आई। तीसरी बात, रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द हाउस। जिस भी हाउस से वो उनके पास आया है उसको भेज देंगे रिकंसिडरेशन ऑफ द हाउस, पुनर्विचार के लिए। 3 ऑप्शन होते हैं, एक स्वीकृति दें, एक स्वीकृति दें और उसको रख लें अपने पास। तीसरी बात ये उसको वापस भेज दें, किसके लिए? पुनर्विचार के लिए, उसी हाउस को जहां से वो आया हुआ है, ठीक है। 3 बातें। अब तीनों में से आपको समझिए, इसको अगर स्वीकृति दे दी एसेंट को तो ये एक्ट बन गया। हालांकि मैं भी डिटेल में समझाऊंगा, आप यहां सिर्फ समझ लो। अगर एसेंट दे दी, जैसे 2 सदनों से पास हो गया सिंपल मेजोरिटी से ऑर्डिनरी बिल, और एसेंट दे दी, एक्ट बन गया। विथ होल्ड हिज असेंट रख लिया, एक्ट नहीं बना, वो एंड हो गया। रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द हाउस। अब यहाँ पे ना तो ये एक्सेप्ट माना जाएगा ना उसका एंड माना जाएगा, इन्होंने भेज दिया ना, अभी दोनों सदनों से फिर दोबारा से पास कराया जाएगा, सेम प्रोसेस फॉलो होगा। अगर दोनों सदनों से इन्होंने जो भी कंसिडरेशन के लिए दिया, जो भी रिकमेंडेशन दी हो अपनी, उनको माने या ना माने, अगर ये दोबारा से इनके पास आ जाता है ना, तो प्रेसिडेंट के पास सिर्फ एक ऑप्शन है, ओनली स्वीकृति, ओनली असेंट। अच्छा, आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब उनकी कोई बात माननी नहीं है, कंसिडरेशन के लिए पुनर्विचार करना ही नहीं है, आपने दोबारा से फिर भेज दिया पास करके, तो क्या मतलब? उनको ऑप्शन ही मत दो। तो पहले ऐसा नहीं था, पहले तो अगर नहीं माना तो वो फिर लौटा सकते हैं, पर ये देखा गया कि कई बार प्रेसिडेंट महोदय अननेसेसरी की चीजें दे देते हैं। हमें जरूरत है बिल जल्दी पास कराने की, क्योंकि सरकार तो हम चला रहे हैं, अब प्रेसिडेंट महोदय अपनी टीज में नहीं कर रहे हैं, तो समस्या ही आ जाएंगी। पर एक पक्ष ये भी देखा गया कि प्रेसिडेंट महोदय सही चीज बोल रहे हो,
और उस टाइम सरकार मनमानी करे फिर, तो भाई सरकार को काम करना है, उसको तो नहीं रोका जाएगा। अब प्रेसिडेंट महोदय की भी बात रख ली जाए तो ये जो रिकंसिडरेशन के लिए भेजते हैं सजेशन के लिए, तो प्रेसिडेंट महोदय एक्चुअल में हम भारतीय, हम सभी लोगों को एक ही मैसेज देते हैं कि इस चीज में ये चीज गलत है, इस पे पुनर्विचार कर लिया जाए। बहुत प्रोसेस से होके आता है एक बिल, जब एक्ट बनता है बहुत प्रोसेस से गुजर के आता है, 5 स्टेजेस से गुजर के आता है। मैं अभी आपको बताऊंगा जर्नी फ्रॉम बिल टू एक्ट, मैं आपको बताऊंगा किस किस प्रोसेस से गुजरता है, कितना वो छाना जाता है, इसके बाद भी गलती होना पॉसिबल है। उस गलती को सुधारने के लिए प्रेसिडेंट को एक बोला कि भाई एक पब्लिक में भेज दो, नोटिस आ जाए, शायद पब्लिक की नजरिए से लोकसभा राज्यसभा पास तो दोबारा करेगी इसको, तो उस टाइम कंसीडर कर लें उस चीज को। अब सपोज करो ड्राफ्टिंग जो कर रही थी कमेटी, उन्होंने पर्सनल का भी उनका मान के चलो, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत प्रिटी एग्जांपल दे रहा हूँ, उनका फोन का भी थेफ्ट हो गया हो, वो लिख रहे हो थेफ्ट के ऊपर पनिशमेंट, तो वो लिख दे नॉट लेस देन 10 ईयर, इसी में एक्ट में ले ले। अब 10 ईयर तो बहुत ज्यादा हो गई, और उनका हुआ था भाई चोरी, तो नहीं तो बड़ा तकलीफ है कि ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए, पर प्रेसिडेंट महोदय ने किसी ने उस पर नहीं ध्यान दिया। प्रेसिडेंट महोदय को लगा कि नॉट लेस देन 10 ईयर, भाई किसी ने फोन क्यों चुराया होगा, उसकी नीड होगी, आवश्यकता होगी, तो जरूरत होगी, तभी चुराएगा कोई। फोन बहुत छोटी चीज है, अब इसके लिए इतनी बड़ी सजा, फाइन ही दे दिया जाए क्यों ना। उसने एक गलती से, मान लो सपोज करो किसी जगह की प्रिजम्पशन है, मान लो उसके पास कोई फोन रख जाता है, प्रिजम्पशन है कि अगर आपके पास फोन मिला है इट मींस आपने चोरी का सामान खरीदा है, चोरी का फोन खरीदा है, प्रिजम्पशन ये है। तो अब नॉट लेस देन 10 ईयर अगर सपोज वहां लिख दिया है तो तकलीफ हो जाएगी ना। तो इसके लिए एक बार पुनर्विचार के लिए इनको बोल दे कि आप वापस भेज दो, अगर हमें समझ में आएगा तो मतलब जो एक्चुअल चीज होगी उसको कंसीडर कर देते हैं जनरली। प्रेसिडेंट महोदय ने कोई बात कही है तो पूरा देश उस पर प्रेशर पे रहता है, पूरी डिबेट होती है पूरे देश के अंदर, तो जनरली उसको कंसीडर कर दिया जाता है। पर हाँ ऐसे मतलब किसी चीज को रोकने के लिए ये बिल पास ना हो उसके लिए कही गई तो उसको कंसीडर नहीं किया जाता, जनरली ये है, ठीक है। हाँ, अब इसमें डेडलॉक पोजीशन पॉसिबल है। डेडलॉक पोजीशन क्या होती है, लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा पास नहीं कर रही, अब ऐसी कंडीशन क्या बिल कैसे पास हो, तो डेडलॉक हो गई, डेडलॉक पोजीशन। ऐसी कंडीशन में प्रेसिडेंट महोदय क्या करेंगे, ज्वाइंट सेशन के लिए सम्मन करेंगे, ज्वाइंट सेशन कॉल करेंगे। और ये प्री के लिए क्वेश्चन है, ये आपका, ये तो डेडलॉक पोजीशन ये मेंस के कॉन्सेप्ट में समझा रहा हूं, ये प्री के लिए है डेडलॉक। तो डेडलॉक की पोजीशन बन जाएगी इसमें ऑर्डिनरी बिल में, क्योंकि दोनों सदनों से सिंपल मेजॉरिटी से पास होना है। तो आप ऐसे समझिए कि ज्वाइंट सेशन प्रेसिडेंट के द्वारा बुलाया जाता है, पर उसको चेयर जो करते हैं वो लोकसभा स्पीकर करते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बुलाया किसके द्वारा जा रहा है, ऑनरेबल प्रेसिडेंट। चेयर किसके द्वारा किया जा रहा है, ऑनरेबल लोकसभा स्पीकर। अब इसके आगे का एक और स्टेप देखते हैं, अब्सेंस ऑफ लोकसभा स्पीकर, मान लो ज्वाइंट सिटिंग बुला ली, अब लोकसभा स्पीकर है ही नहीं, तो उसे कौन चेयर करेगा, तो डिप्टी लोकसभा स्पीकर है ना। यहाँ पे भी प्रेसिडेंट महोदय नहीं कर लेंगे, डिप्टी लोकसभा स्पीकर। अच्छा ये भी महोदय नहीं है तो कौन करेगा, तो डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। यहाँ पे बहुत टेक्निकल क्वेश्चन आता है कि अगर डिप्टी लोकसभा स्पीकर नहीं है तो क्या चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ज्वाइंट सेशन को चेयर कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा करेगा, ठीक है। तो ये तो हमने बात कर ली ऑर्डिनरी बिल। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी मोटी मोटी, ऑर्डिनरी बिल क्या होता है, ठीक। अब हम बात करते हैं मनी बिल की, जो हमने 4 बिल बताए थे आपको। अब बात हम कर लेते हैं मनी बिल। तो मनी बिल का प्रोविजन हमें कहां मिलता है, आर्टिकल 110 अनुच्छेद 110 कॉन्स्टिट्यूशन। तो मनी बिल की डेफिनेशन क्या है, विच आर कंसर्न विद द फाइनेंशियल मैटर लाइक टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर etc, ठीक है। फाइनेंशियल मैटर से संबंधित होगा ये, ठीक है। हमने जो अभी ऑर्डिनरी बिल की थी उसमें बात करी थी अदर देन फाइनेंशियल मैटर, तो कैसे अलग हो गया उससे, ऐसे अलग हो गया, अदर देन फाइनेंशियल जो भी होगा वो ऑर्डिनरी में आ जाएगा, उन्होंने ये बताया। अब ये डेफिनेशन क्या होता है, फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड होगा, लाइक जैसे टैक्सेशन की बात हो, पब्लिक एक्सपेंडिचर की बात हो, है ना, और इसके अलावा जो भी हो, ठीक। ये तो होगी मनी बिल की डेफिनेशन। मीन्स के लिए आप कॉन्सेप्ट समझो इसको, मैंने कॉन्सेप्ट के लिए एक डेफिनेशन लिखी है। अब इसमें क्वेश्चन जो बनता है वो यहां से बनता है कि मनी बिल इंट्रोड्यूस कहां करा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ये, ओनली लोकसभा में,
वहां पे ऑर्डिनरी बिल कहाँ हो रहा था हमारा, लोकसभा और राज्यसभा, ये ओनली लोकसभा, बाय अ मिनिस्टर्स ओनली। प्राइवेट बिल की तरह नहीं आएगा, ये पब्लिक बिल की तरह ही आएगा। आप अदर अ मेंबर जो लिखा था, अदर अ पर्सन, मिनिस्टर और अदर अ पर्सन, तो अदर अ पर्सन नहीं कर सकता, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसको नहीं ला सकता। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, मंत्रिपरिषद के जो लोग होंगे, वही इसको लेके आएंगे। उसके पीछे रीजन क्या है, पैसों से जुड़ा मामला है। तो सरकार कौन चलाता है, लोकसभा, जिसका बहुमत हो उसका प्राइम मिनिस्टर होता है। सर्टिफिकेट ऑफ बिल कौन देता है, जब ये इंट्रोड्यूस ही लोकसभा में हो रहा है तो सिर्फ स्पीकर ऑफ लोकसभा ही देगा, कंसर्न हाउस नहीं हो सकता यहाँ पे। तो सर्टिफिकेट की बात भी होगी। Decision of certificate of bill cannot question in any court of law or in either house of parliament or even the president. Important question है। मनी बिल का अगर सर्टिफिकेट एक बार दे दिया लोकसभा स्पीकर ने, तो उसे ना तो पार्लियामेंट में चेंज करा सकता है किसी भी सदन में, ना लोकसभा में ना राज्यसभा, ना ही किसी कोर्ट के अंदर, किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब किसी अथॉरिटी के आगे भी नहीं किया जा सकता, किसी ट्रिब्यूनल के आगे नहीं किया जा सकता, इवन दी प्रेसिडेंट के आगे भी क्वेश्चन नहीं उठाया जा सकता कि स्पीकर महोदय हैं, इन्होंने तो ये सर्टिफिकेट ऑफ बिल जो दिया है, किसी एक बिल को इन्होंने मनी बिल बता दिया है, तो वो गलत बताया। ये क्वेश्चन कहीं उठ ही नहीं सकता, कैन नॉट क्वेश्चन इन एनी कोर्ट, क्वेश्चन ही नहीं किया जा सकता। डिसाइड करने की तो बात छोड़ दो, क्वेश्चन ही नहीं कर सकते। ठीक है, पास्ड बाई सिंपल मेजोरिटी ऑफ लोकसभा। तो सिंपल मेजोरिटी मैं बता चुका हूं आपको क्या है, लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी से मनी बिल को पास कराया जाता है। दी राज्यसभा हैज रिस्ट्रिक्टेड पावर विथ रिगार्ड टू अ मनी बिल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां पे राज्यसभा की जो पावर है मनी बिल को लेकर बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है पावर, इसमें इनको मतलब कुछ हो ही नहीं सकता, इनको असेंट, रिजेक्शन, इन सब में बिल्कुल वो बना दिया इनको, ना इनसे पास कराने की जरूरत है। उसका रीजन भी है कि पैसे से संबंधित कोई चीज है, देश में कोई चीज चाहिए, हमें सारी चीजें सरकार को देखनी होती हैं, कोई महामारी आई या कुछ भी आया, उसके लिए मनी बिल कोई पेश करना है, कोई आकस्मिक निधि से पैसे निकालने हैं, कंसल्टेंट फंड से पैसे निकालने हैं, कैसे निकाले जाएंगे, कोई मनी डिपॉजिट करनी, किसी कंट्री से हमें बोरिंग करनी है, उसके लिए कोई बिल लाना, तो कैसे करोगे आप। अगर दोनों सदनों से पास करें तो राज्यसभा में तो अपोजिशन लीडर लगा दे रोक आपको, अगर उनकी मेजोरिटी ठीक है, तो सरकार पर क्या करेगी, बगैर पैसे के तो कुछ नहीं कर सकता आदमी, है ना। तो यहाँ राज्यसभा को पावर ही नहीं थी, बिल्कुल स्ट्रिक्ट कर दी। क्या ऑप्शन है राज्यसभा के पास, यहाँ सिर्फ रिकमेंडेशन का। अब रिकमेंड जो आपके पास आया, आपको उसको एक्सेप्ट कर लेना है, और रिकमेंडेशन तो भाई एक काम करो, यहाँ पे जो इतने करोड़ रुपए से निकाल रहे हो ना, इतने की जरूरत नहीं है, अब इसमें से थोड़े कम निकाल लो। तो ये रिकमेंडेशन, अब ये लोकसभा के ऊपर वो आपकी रिकमेंडेशन के साथ उसको माने या ना माने, वो सेम पास करा ले, ठीक है। बाकी एक ऑप्शन ये होता है, कुछ बोली ना रिकमेंडेशन दे, तो 14 दिन तक इनके पास पेंडिंग रह सकता है वो, पास मैक्सिमम 14 दिन अपने पास ये रख ले। 14 दिन के बाद अगर इन्होंने रिटर्न नहीं भेजा तो ये मान लिया जाएगा कि राज्यसभा ने कंसेंट दे दी है और वो बिल पास माना जाएगा। ये बिल हो गया पास दोनों सदनों से। अब प्रेसिडेंट के पास पहुंचा, तो प्रेसिडेंट के पास क्या ऑप्शन होंगे, असेंट देंगे वो, नो सेंड फॉर रिकंसिडरेशन, पुनर्विचार के लिए यहां नहीं भेज सकते जो ऑर्डिनरी बिल में भेज रहे थे। मनी बिल है, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पे लाए जाते हैं ऐसे बिल, पैसे की जब जरूरत होती है तब लाए, अब आप पुनर्विचार के लिए भेज रहे हो, हमें पैसे इतने की जरूरत है, आप कह रहे नहीं इतने की जरूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता। उसका रीजन क्या है, प्रायर परमिशन ले ली जाती है यहाँ पे प्रेसिडेंट महोदय की, इनकी कंसल्टेशन के बाद ही ये बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है स्पीकर के सामने, उससे पहले आते ही नहीं है। तो फिर यहाँ जब पहले ही एक चीज किसी ने देख ली, प्रायर परमिशन है ऑलरेडी उसमें, तो फिर बाद में कोई कहने का मतलब बनता नहीं है कि दोबारा जाए फिर दोबारा लोकसभा पास करे, वो सब चीजें नहीं। तो यहाँ पे इनको क्या दे दिया, सिर्फ स्वीकृति देनी है, होल्ड भी नहीं कर सकते आप इसको। अच्छा मनी बिल मान लो यहाँ पे होल्ड वाली सिचुएशन अगर सपोज करो विथ होल्ड एसेंट कर देते, अब मान के चलो कोई मनी बिल जाए, पैसे की जरूरत है, देश में महामारी फैली है और कोई प्रेसिडेंट महोदय का हो जाए दिमाग खराब, वो रख ले अपने पास, क्या ठीक है स्वीकृति दे दी पर साइन करके नहीं दे रहे, सिचुएशन ऐसी हो सकती है। तो यहाँ पे भी प्रेसिडेंट महोदय से भी उनकी पावर्स लिमिटेड कर दी कि आप सिर्फ असेंट दो, तो ना आप पुनर्विचार वाली बात करेंगे इसमें और ना ही आप महोदय इसको विथहोल्ड करेंगे, ठीक है। मनी बिल के क्या क्या मुद्दे थे, ब्रोइंग ऑफ मनी, बोरोइंग ऑफ मनी, डिपॉजिट और विड्रॉल फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड और कंटीजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड होता है कंटीजेंसी फंड, ये तो कंसोलिडेटेड फंड सबको पता है, कंटीजेंसी आकस्मिक निधि होती है, किसी महामारी के लिए या किसी
इमरजेंसी में हमें कोई स्टाफ भर्ती करना है, उसके लिए पैसे चाहिए, तो इन्हीं से तो निकलेगा ना। कहीं बाढ़ आ गई, आपदा आ गई, इन सब चीजों से निपटने के लिए सरकार को क्या चाहिए होगा? पैसा। हो पैसा क्या को हर एक चीज कंसोलिडेटेड फंड से कुछ भी निकलता है उसके लिए एक बिल लाया जाता है, प्रॉपर उस तरीके से निकलेगा। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कर लो, मन से आज पैसे डाल दिए आज निकाल ली, एक एक चीज का प्रोसेस है। डेडलॉक पोजीशन नॉट पॉसिबल। अब आप खुद ही समझ जाओ, जब एक सदन जो है लोकसभा में ही पास होना है दूसरे सिंपल मेजोरिटी से, क्योंकि दूसरे सदन को क्या करनी है, सिर्फ असेंट देनी है, और ज्यादा से ज्यादा वो 14 दिन तक रोक सकते हैं। डेडलॉक की पोजीशन हुई कहाँ? डेडलॉक पोजीशन होती है जब जब दो लोग आमने सामने आ जाए। अब यहाँ तो दूसरा है, अगर सामने आना भी चाहे तो कितने दिन? 14 दिन तक वो रोक के रख सकता है बस, उसके बाद तो मान ही लिया जाएगा। मतलब उसको पावर ही नहीं है कि तू लड़ बेटा बेशक, पर तेरी पावर कोई नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा 14 दिन तक बोल सकता है जो भी बोलना है। ठीक है, तो ये हो गया मनी बिल। नेक्स्ट बताते हैं आपको फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल समझते हैं, ठीक है। ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल और फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल की डेफिनेशन है विच आर आल्सो कंसर्न विद द फाइनेंशियल मैटर बट आर डिफरेंट फ्रॉम मनी बिल, लाइक टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो इसमें एक चीज समझ में आई, फाइनेंस मैटर से संबंधित होंगे बट डिफरेंट होंगे मनी बिल से। मतलब जो फाइनेंशियल मैटर मनी वाले बिल में होंगे उनसे ये अलग होंगे। तो आपको इतना ही याद रखना है, क्योंकि इसकी इतनी लिस्ट लंबी है ना, आप रट भी नहीं पाओगे और उसकी जरूरत भी नहीं है। मैं आपको जितना समझा रहा हूं आप उतना समझो। इंट्रोड्यूस कहां होगा? रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ओनली लोकसभा बाय मिनिस्टर्स ओनली। तो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पर होगा, ओनली लोकसभा में होगा और बाय मिनिस्टर्स ओनली, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं, काउंसिल के जो मिनिस्टर्स होंगे। वही वाली बात लिखा कहां है? आर्टिकल 117 में। तो फाइनेंस बिल कहां है? 117 में। मनी बिल कहां था? 110 में। 107 108 में ऑर्डिनरी बिल हो गया। पास बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ आइदर हाउस। ये देखो, इंट्रोड्यूस जो होगा वो तो लोकसभा में ही होगा, पर पास करने की अगर बात आए तो सिंपल मेजोरिटी ऑफ आइदर हाउस लिखा हुआ है, मतलब राज्यसभा इसमें पावर में आ गई। लोकसभा में बेशक ये इंट्रोड्यूस होगा, पर राज्यसभा यहाँ पावर में आ गई। मनी बिल के मामले में पावर नहीं था। उसका रीजन ये फाइनेंस बिल है, टैक्स से रिलेटेड कुछ घटाना बढ़ा थी, इमरजेंसी थोड़ा क्या, अगर आज टैक्स नहीं लगाओगे तो फिर क्या हो गया? क्या होगा? ऐसा कोई पावर तो टूट नहीं जाएगा, कोई आपदा वाली चीज तो है नहीं। आपदा वाली चीज हमने पहले ही मनी बिल लगा के आप निकाल लो पैसे, तो ये चीज हो गई। ऑप्शन ऑफ राज्यसभा के पास क्या होंगे? भाई इन्होंने सिंपल मेजोरिटी से पास कर दिया, अब राज्यसभा के पास क्या होगा? एक तो ये असेंट दे दे या इसको रिजेक्ट कर दे कि भाई ये चीज हमें समझ नहीं है, इसमें ये कमी है। दूसरा अमेंडमेंट, अमेंडमेंट कर दे, अमेंडमेंट करके वापस भेज दे भाई इसमें हम अमेंडमेंट के साथ स्वीकृति दे रहे हैं, अमेंड कर दे। तो अमेंड क्या नहीं कर सकता? रिडक्शन और एबोलिशन ऑफ अ टैक्स कैन नॉट बी मूव्ड इन आइदर हाउस विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। अमेंड तो कर सकते हैं दोनों, पर क्या नहीं कर सकते? तो रिडक्शन और एबोलिशन ऑफ टैक्स कैन नॉट बी मूव्ड इन आइदर हाउस। आइदर हाउस वर्ड यू है राज्यसभा और लोकसभा दोनों के लिए, विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट महोदय ने ऐसी रिकमेंडेशन नहीं दी है ना रिडक्शन की और एबोलिशन की ऑफ अ टैक्स, तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते। अब प्रेसिडेंट महोदय के पास क्या है? यहां से भी पास हो गया, असेंट दे दी इन्होंने, या अमेंडमेंट की बात करी, लोकसभा ने अमेंडमेंट करके पास करके दोबारा से भेजा, राज्यसभा ने भी पास कर दिया उसको। अब प्रेसिडेंट महोदय के पास आ गया, प्रेसिडेंट महोदय के पास क्या, या तो असेंट दे दें या विथ होल्ड हिज असेंट कर दें। यहां देखो ऑप्शन आ गया। अब नेचर समझ रहे हो कैसे बिलों का कैसे बना? आपको ऐसे ही समझना है, याद करने की जरूरत नहीं है। रिटर्न द बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ द हाउस, तो कंसिडरेशन के लिए भी भेज सकता है, पर दोबारा अगर वहां से आ गया वो चाहे इनकी वो पुनर्विचार में इन्होंने जिस चीज के लिए कहा हो उस पर विचार करने के लिए, उस पर करें वो या ना करें, दोबारा वापस पास करके भेजते हैं, तो फिर ये बाउंड हो जाते हैं साइन करने के लिए। ठीक है, एक बार का ही प्रोसेस है। डेडलॉक पोजीशन पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल है। डेडलॉक पोजीशन में आपको बता चुका हूं क्या होती है। तो दोनों को पावर दे दिए, दोनों सदनों से सिंपल मेजोरिटी से पास होना, तो डेडलॉक पोजीशन पॉसिबल है। ज्वाइंट सेशन कॉल बाय प्रेसिडेंट, चेयर बाय लोकसभा स्पीकर। ज्वाइंट सेशन बिल्कुल बुलाया जा सकता है, चेयर बाय लोकसभा स्पीकर करा जा सकता है। और मैंने आपको बता दिया था ऑप्शंस में कौन कौन करेगा, वो आपको पता होना चाहिए। डिप्टी लोकसभा स्पीकर, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, नोट करके एक चीज समझो, फाइनेंशियल बिल कंटेन प्रोविजन इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बट डज नॉट इंक्लूड एनी ऑफ द मैटर मेंशन इन आर्टिकल 110। इट इज ट्रीटेड एज एन ऑर्डिनरी बिल। ठीक है, तो ये नोट है, इसको आपको याद रखना है। कोई भी फाइनेंशियल बिल अगर
a financial bill contain provision involving expenditure from the Consolidated Fund of India but does not include any of the matter mentioned in Article 110 is treated as an ordinary. अब कोई फाइनेंस से रिलेटेड मैटर है, बिल है, और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है, उसको निकालना है, तो वो मैटर मेंशन नहीं है आर्टिकल 110 में, तो उसे एज अ ऑर्डिनरी बिल ट्रीट करा जाएगा, ना कि फाइनेंशियल बिल। ये इसका मतलब है, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, सबसे आखिरी और सबसे ज्यादा बल्कि, तो इसको भी हम समझते हैं डिटेल में। इसकी डेफिनेशन व्हिच आर कंसर्न विद द अमेंडमेंट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इससे संबंधित हो अमेंडमेंट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोविजन जो है कॉन्स्टिट्यूशन के, उनमें कोई अमेंडमेंट करना हो तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाया जाएगा। आर्टिकल 368 पार्ट 20 प्री के लिए क्वेश्चन है आपका, आर्टिकल कौन से में है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल और पार्ट कौन सा है, ठीक है। डेफिनेशन आपको जनरली याद रखनी है, जो सारी में डेफिनेशन भी गला दूं। सर्टिफिकेट गिवन बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कंसर्न हाउस, जिस भी हाउस में ये किया जाएगा। अब कंसर्न हाउस मैंने लिख दिया, इसका मतलब साफ समझ जाइए कि ये लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा में भी लाया जा सकता है, ठीक है। ये अमेंडमेंट के जो हमने ये चीज बोरो करी है कहां से, साउथ अफ्रीका से लिया है, उनके संविधान से लिया, ठीक है। इंट्रोड्यूस की बात कर लेते हैं, आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट बाय अ मिनिस्टर और बाय एनी अदर पर्सन, या दोनों लोग, काउंसिल में जो मिनिस्टर है वो और अदर एमपीज, लोकसभा राज्यसभा की कोई भी इस बिल को ला सकता है। एंड इट कैन नॉट क्वेश्चंस इन एनी कोर्ट, वही वाली बात है, सर्टिफिकेट को लेके और इस चीज को लेके किसी भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, किसी भी हाउस में पार्लियामेंट के नहीं किया जा सकता, और ना ही प्रेसिडेंट के सामने भी, ठीक है। बिल इंट्रोड्यूस इन दी पार्लियामेंट आर ऑफ टू काइंड्स, पब्लिक बिल्स एंड प्राइवेट बिल। बिल्कुल वही वाली बात, ऊपर वाली बात आ गई कि अब दोनों लोग कर सकते हैं, तो पब्लिक बिल क्या है, जो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल्स करे, मंत्रिपरिषद के लोग करें, और प्राइवेट बिल हो गया अदर देन जो मंत्री ना हो वो ला रहे, तो आल्सो नोन एज अ गवर्नमेंट बिल एंड प्राइवेट बिल। ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, गवर्नमेंट बिल कौन से होंगे, जो मिनिस्टर्स के द्वारा लाए जाए, प्राइवेट बिल जो अदर देन मिनिस्टर्स हो, यानी मेंबर हो किसी भी हाउस के, चाहे लोकसभा के हो चाहे राज्यसभा के। नीड प्रायर नोटिस, या प्रायर नोटिस की आवश्यकता नहीं है, भाई कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने वाली बात है, इसमें परमिशन थोड़ा लेनी पड़ेगी हमें, तो यहाँ प्रायर परमिशन की बात याद रखनी है इस चीज को, ठीक है। पास बाई स्पेशल मेजोरिटी ऑफ आइदर हाउस और पास्ड बाई स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड द रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। अब सिंपल मेजोरिटी तो मैं आपको समझा चुका था, स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है, तो स्पेशल मेजोरिटी आप ऐसे समझो, मैं आपको समझाऊं, जैसे 545 लोकसभा में है, 245 राज्यसभा में, 0, ठीक है, और 9, तो ये हो गए 790 हो गए टोटल मेंबर, ठीक है। अब स्पेशल मेजोरिटी का मतलब होता है एक तो जितने मेंबर है वो, ठीक है, उनका मेंबर का और उनकी प्रेजेंस, ठीक है, जो टोटल मेंबर है और उनकी प्रेजेंस, ठीक, का 2/3। सिंपल समझो, सपोज करो ये 100 मेंबर है, 100 का 2/3 कर देते हैं, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 33 दूनी 66.6 कुछ आएगा। तो इतने मेंबर के द्वारा 100 में से जब इतने लोग पास कर देंगे तब माना जाएगा स्पेशल मेजोरिटी, ये है स्पेशल मेजोरिटी, तब ये माना जाएगा कि ये स्पेशल मेजोरिटी से पास किया गया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो नीचे दूसरी बात है, बाई स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड द रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट। अब एक ही दूसरी बात आई, ठीक है, इसको भी समझ लेते हैं। ये क्या है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसी चीज अमेंड करनी है जिससे स्टेट में, जिसमें स्टेट का हित आ रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफिकेशन भी कराना पड़ेगा हमें हाफ स्टेट से। स्पेशल मेजोरिटी से तो पास हो गया, पर फिर हाफ ऑफ स्टेट की लेजिस्लेचर उसे रेक्टिफिकेशन भी करेगी, ये जो है वो सही है। तो स्पेशल मेजोरिटी मैंने आपको बता दी क्या होती है, ठीक है, टोटल मेंबर की प्रेजेंस और वोटिंग का 2/3, ठीक है, जो भी है उसमें। अब सपोज करो कि कोई सीट खाली पड़ी हुई है, उनको नहीं हम काउंट करेंगे, या जो टोटल मेंबर आज की डेट में जितने भी है ना, ये मैंने एक बता दिया एक टाइम का कि 790 है जनरली अभी है, तो उसका मैंने 2/3 100 एग्जांपल लेके आपको बता दिया। आप इसका एग्जांपल लेके 2/3 निकालोगे तो कितने मेंबर की कंसेंट चाहिए, तभी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होता है।
अब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के मामले में प्रेसिडेंट के पास क्या पावर है? एक तो ये असेंट दे देंगे इस पे, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ असेंट की इनके पास है, और कोई वो नहीं है कि वे होल्ड कर लें असेंट को या रिकंसिडरेशन के लिए भेज दें। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के मामले में सिर्फ एक पावर, ऐसा कह कैसे गया? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971, इससे पहले इनके पास थी। तो ये चीज देखी गई कि अननेसेसरी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना, उस चीज को रोका जाए, और इतनी स्पेशल मेजोरिटी से होके आ रहा है ये चीज, इतनी 66.6%, मतलब टोटल मेंबर का 66.1%, मतलब कितना ज्यादा, आधे से ज्यादा तो सिंपल था, उससे भी अधिक प्रोसेस है। अगर स्टेट है तो 40 स्टेट और ले रहे हैं, वो रेक्टिफिकेशन करेंगे वहां की लेजिस्लेचर, तब होके आ रहा। तो फिर यहाँ पे तो असेंटी मिलनी चाहिए दोबारा, भाई क्यों भेजना रिकंसिलिएशन के लिए, विथ होल्ड रख के क्यों रख लेना, है ना? तो ये याद रखना, डेडलॉक पोजीशन है, हो ही नहीं सकती। कैसे होगी डेडलॉक पोजीशन? तो ज्वाइंट सेशन भी नहीं बुलाया जा सकता, ठीक है। ये तो हमने समझ लिया बिल के 4 प्रकार के बिल क्या होते हैं, उसमें प्रेसिडेंट की पावर क्या थी, राज्यसभा को कौन से बिल में क्या पावर थी, ये सब मैंने समझा। अब जो एक भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य बिल, भारतीय नागरिक सुरक्षा, ये जो बिल आए हैं जिन्होंने आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करा है, तो उस न्यूज के ऊपर मैंने आपको एक आज पूरी जर्नी बताऊंगा, एक स्टोरी में, जर्नी फ्रॉम बिल टू एक्ट। एक बिल कब एक्ट बन जाता है ना? बहुत लोगों के क्वेश्चन है कि गजट में आ गया है, फिर ये लागू क्यों नहीं हुआ। जनरली लोगों को ये लगता है कि गजट में आ गया मतलब लागू हो गया, पर मैं हमेशा बताता हूं हर चीज बहुत बारीकी से समझनी चाहिए। तो एक तो हर बिल का पास करने के प्रोसेस वही है 5, उनसे ही निकलेगा वो, और उनके कहीं प्रोसेस थोड़े कम ज्यादा हो जाए, मतलब 5 प्रोसेस रीडिंग टाइम जो 5 होना है वो तो होगा ही होगा, बस उनके कम हो सकते हैं। तो मैं एक ऑर्डिनरी बिल को आपको एक एग्जांपल से समझा लेता हूं। Every ordinary bill has to pass through the following 5 stages in parliament before it finds a place on the statute book. तो कानून बनने तक 5 स्टेजेस से गुजरेगा, ठीक। तो फर्स्ट जो स्टेप है वो हमारी फर्स्ट रीडिंग, दैट इज फर्स्ट रीडिंग। तो फर्स्ट रीडिंग में हमने आपको बताया था ऑर्डिनेंस बिल के बारे में, पार्लियामेंट में किसी भी हाउस में, वेदर लोकसभा और राज्यसभा, बाय अ मिनिस्टर और एनी अदर मेंबर। तो ये चीजें आप अच्छे से समझ गए हैं, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए इसमें, और अदर पर्सन में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए, दोनों सदन के। आस्क फॉर द लीव ऑफ द हाउस। अब सपोज करो कि लोकसभा की तरफ से एक मिनिस्टर्स, यही मान के चलो इंडियन एविडेंस एक्ट जो भारतीय साक्ष्य बिल को लेके आए, 3 में से एक बिल को ले लेते हैं, ऑर्डिनेंस बिल, ठीक है। तो ये सबसे पहले जब बिल लाएंगी तो लोकसभा स्पीकर से, जिस बीच में लाए हम लोकसभा मान के चले तो लोकसभा की बात कर रहे हैं, राज्यसभा में लाए तो राज्यसभा के स्पीकर से, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो लोकसभा में आस्क फॉर द लीव ऑफ द हाउस। लीव ऑफ द हाउस का मतलब है टाइम मांगेंगे उसको डिस्कशन करने के लिए, वो चीज बताने के लिए। प्रायर परमिशन तो ले ली, पर आज इसको हम डिस्कस करना चाहते हैं, उसके लिए टाइम मांगेंगे, टाइम मांगेंगे। लीव ऑफ द हाउस का मतलब यही है। अब हाउस आपको या तो लीव दे दी, आपको लीव ग्राउंड कर दी कि हाँ ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन क्या है? सो बिल जो मंत्री जी बिल कर रहे हैं, मान लो अमित शाह जी ने चलो इंट्रोड्यूस करा, बिल एग्जांपल ले लो, आप ऐसे समझो, उनके पास क्या, वो क्या करेंगे, वो जल्दी जल्दी उसको क्या करेंगे, टाइटल एंड ऑब्जेक्टिव्स जो होंगे ना उसके, वो बता देंगे उस सदन के अंदर, क्योंकि सदन का टाइम बहुत महत्वपूर्ण होता है, वो चीज बता देंगे। और टाइटल और ऑब्जेक्टिव बता दिए, पर डिस्कशन नहीं होगा उस दिन, ये समझ लो, नो डिस्कशन ऑन बिल। उसी दिन सेम जो फर्स्ट रीडिंग चल रही है, आपने टाइम मांग लिया, टाइटल बता दिए, डिस्कशन नहीं होगा। अब क्या करेंगे, लोकसभा स्पीकर जो हमारे हैं ना, पब्लिश्ड इन दी गजट ऑफ इंडिया, तो पहली बार बिल जो गजट में आता है वो इसी स्टेज पे आता है। गजट में आ गया, अभी कानून नहीं बना, सिर्फ इंट्रोड्यूस हुआ है, परमिशन ली है, और उसके टाइटल और ऑब्जेक्ट्स बताए, इसका टाइटल क्या है और इसके ऑब्जेक्ट। टाइटल क्या हो गया, भारतीय साक्ष्य बिल। ऑब्जेक्ट क्या है इसका, न्याय दिलाने में हेल्प करना कोर्ट को। तो वो चीजें बता देंगे, इसकी ये सेक्शंस है, ये इसके वो हैं, ये इतने पार्ट है, ये सब चीजें बता देंगे। तो ये गजट में हो गया। अब एक कंडीशन ऐसी है कि यहां से लीव ग्रांट ना करिए, पहले ही पब्लिश करवा दिया हो गजट में लोकसभा स्पीकर से, पॉसिबल है। तो बार नहीं ऐसा
कि जब डिस्कशन ये बता देंगे अपने इंट्रोड्यूस करके ऐसा कर देंगे, तो दूसरा ऑप्शन है टाइम ही नहीं हो, आपको नहीं दिया वो टाइम, वो पब्लिश के लिए बोलते हो, सीधा आपने पब्लिश करा दिया उसको, ठीक है। तो ये पोजीशन भी हो सकती है। आवश्यक नहीं है कि बिल्कुल इंट्रोड्यूस कराया जाए, ये वो नहीं है, आपने मांगा टाइम दे दिया, हाँ कि ठीक है इंट्रोड्यूस कर दो तो कर दिया, नहीं है कोई बात नहीं तो नोट गजट में निकलवा दिया। तो ये जो गजट में निकलेगा ये वाला सेम जो मैंने बताया ना पब्लिश इन गजट, ये तो इंट्रोडक्शन के बाद आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, उसके बाद जो आपने टाइटल ऑब्जेक्ट बताया उसके बाद आ जाए या उससे पहले आ जाए, दोनों चीजें। The introduction of bill and its publication in the Gazette constitute the first reading of the bill. ये जो गजट में आता है ना, इसी को, इसमें इंट्रोड्यूस करा, टाइम मांगा और गजट में पब्लिश कर दिया, इसी को बोलते हैं फर्स्ट रीडिंग टाइम। तो पहला जो हमने बताया 5 स्टेज, तो पहली स्टेज तो ये हो गई, ये आपको समझ में भी आएगी, है ना। अब हमारा एविडेंस जो भारतीय साक्ष्य बिल है वो क्या हो गया, इंट्रोड्यूस हो गया, वो गजट में आ गया, ठीक है। अब दूसरी क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकंड जर्नी पे। सेकंड रीडिंग में क्या होगा, एट दिस स्टेज द बिल रिसीव नॉट ओनली द जनरल बट आल्सो डिटेल स्क्रूटनी एंड एज्यूम्स इट्स फाइनल सेव। सिर्फ इस स्टेज पे बिल्कुल रिसीव नहीं किया जाएगा जनरल बट आल्सो डिटेल स्क्रूटनी एंड एज्यूम इट्स फाइनल सेव, मतलब इसमें आप मान लिया जाएगा कि भाई साहब ये फाइनल सेव में है, ठीक है। अब इसी स्टेज के अंदर ना जो 3 सब स्टेज और आ जाती हैं, जिसमें क्या होगा, आप स्टोरी समझ लो, वहां तक डिस्ट्रीब्यूट हो गई कॉपी, गजट में आ गया, ठीक है। अब इसमें 3 स्टेज होगी, एक जनरल डिस्कशन, कमेटी स्टेज और कंसिडरेशन स्टेज, 3 स्टेज इसकी आ गई सेकंड रीडिंग की, ठीक है। जनरल डिस्कशन, कमेटी स्टेज और कंसिडरेशन स्टेज। अब जनरल डिस्कशन में क्या होता है, ठीक है, उसके आगे हम समझते हैं कि प्रिंटेड कॉपी ऑफ द बिल आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल द मेंबर्स। जो बिल है, जो गजट में नोटिफिकेट होगी, उसकी प्रिंटेड कॉपी जो होगी ना, वो सारे मेंबर में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएंगी, ऑल द मेंबर्स, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा को। जनरल डिस्कशन, द प्रिंसिपल ऑफ द बिल एंड इट्स प्रोविजन, नहीं ये जिस सदन की बात हम कर इंट्रोड्यूस कर रहा है, उस सदन के अंदर उनके मेंबर्स को बांट दिया जाएगा, ऑल द मेंबर्स को। द प्रिंसिपल ऑफ द बिल एंड इट्स प्रोविजन आर डिस्कस जनरली बट द डिटेल ऑफ द बिल आर नॉट डिस्कस। उसकी प्रिंसिपल है वो डिस्कस कर सकते हो आप, प्रोविजन जनरली डिस्कस किए जाएंगे बट डिटेल ऑफ द बिल आर नॉट डिस्कस। वहां पे टाइटल और आपने ऑब्जेक्ट बता दिए पहले में, अब रीडिंग जो सेकंड रीडिंग करेंगे इसकी जनरल डिस्कशन में डिटेल में यहां भी नहीं करेंगे आप, बिल्कुल क्या बिल्कुल डिटेल में चले गए इसके, इसका भी मोटा मोटा आप उनको बता दिया जाएगा, उसमें डिस्कशन हो जाएगा बस। जनरल डिस्कशन का मतलब, अब ऑलरेडी वो बोल रही है जनरल डिस्कशन मतलब जनरल। अब ये चीज हो गई। अब इसके बाद क्या होता है, जब जनरल डिस्कशन ये हो गया, इसके बाद हाउस के पास 4 ऑप्शंस होते हैं, 4 ऑप्शंस होते हैं। क्या ऑप्शंस होते हैं, इट में टेक द बिल इनटू कंसीडरेशन इमीडिएटली, कंसीडरेशन में ले ले इमीडिएटली, तुरंत ही, और ऑन सम अदर फिक्स डेट, या कोई और डेट फिक्स कर दे कंसीडरेशन के लिए। या दूसरी बात, इट में रिफर द बिल टू अ सिलेक्ट कमेटी ऑफ द हाउस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली इसी को ही भेजा जाता है। जनरली इस स्टेज के बाद, जनरल डिस्कशन के बाद, हम सिलेक्ट कमेटी को भेज देते हैं, एक कमेटी सिलेक्ट करिए और उसको भेज दिया कि भैया इसको देखो बिल को, इसी को भेजते हैं। एक तो ऑप्शन ये है। तीसरा ऑप्शन, इट में रिफर द बिल टू अ ज्वाइंट कमेटी ऑफ द 2 हाउसेस, इसको भी भेजा जाता है कई बार। इट में सर्कुलेट द बिल टू द इलिसिट पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन के लिए, जनरल डिस्कशन के बाद पब्लिक ओपिनियन के लिए भी भेजा जा सकता है। तो दूसरी स्टेज में जो हम पढ़ रहे थे सेकंड रीडिंग बिल का, अब ये कहां तक पहुंचे, ये 4 ऑप्शन हैं, अभी 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन ये लेंगे हम, ठीक है। इसके हम आगे पढ़ते हैं कमेटी स्टेज की बात। तो कमेटी स्टेज में हमने बात कर ली कि भाई ये सिलेक्ट कमेटी को भेज दी, जनरली इसी को भेजा जाता है, ठीक है। तो हमारा भारतीय साक्ष्य बिल अब कमेटी स्टेज को भेज दिया गया, ठीक है। लोकसभा में इंट्रोड्यूस करा, तो लोकसभा में जो सिलेक्ट कमेटी है उसको भेज दिया, है ना। द कमेटी एग्जामिनिंग द बिल थ्रूली एंड इन डिटेल क्लॉज बाय क्लॉज। अब भाई साहब जो डिस्कशन इस पे जो होगा ना, अब एग्जामिन करी जाएगी ये, अब एग्जामिन होगी ये डिटेल में, क्लॉज बाय क्लॉज उसके पढ़े जाएंगे, ठीक है। इट कैन आल्सो अमेंड इट्स प्रोविजन बट विदाउट अल्टरिंग द प्रिंसिपल अंडरलाइंग इट। ये समझो, ये इंपॉर्टेंट है। कमेटी को ये तो बोल दिया भाई साहब
कि आप इसमें अल्टर कर लो, अल्टरिंग कर लो, अमेंड कर लो, पर क्या नहीं कर सकते, उसके प्रिंसिपल इस मोटिव के लिए लाया गया, वो मान लो साक्ष्य के लिए लाया गया, आप साक्ष्य ही हटा दो, तो प्रिंसिपल जिस उद्देश्य के लिए, जिस चीज के लिए, जिस रूल के लिए वो चीज लाई गई है, आप उसको नहीं कर सकते अमेंड। कमेटी को ये रिस्ट्रिक्ट कर दिया। आफ्टर कंप्लीटिंग द स्क्रूटनी एंड डिस्कशन, अब ये जब इन्होंने कंप्लीट कर लिया, उसको क्लॉज बाय क्लॉज डिटेल में समझ लिया, सारी चीजें जो अमेंड के लिए जो चीजें बोलनी थी वो दे दी, जो भी प्रोविजन में इनको लगा कि हाँ इसमें ये सुधार करना है, इसमें ये गलती है, इसको ये अल्टर कर दो, ये सारी चीजें जब कंप्लीट कर लेते हैं पूरी स्क्रूटनी और डिस्कशन, सेलेक्ट कमेटी तो ये क्या करती है, रिटर्न भेज देती है जिस हाउसेस के पास आया था, लोकसभा से आया था, चलो उन्होंने भारतीय साक्ष्य बिल लोकसभा को भेज दिया हमारा, क्योंकि हम भारतीय साक्ष्य बिल को समझ रहे हैं। अब क्या होगी, तीसरी स्टेज आएगी हमारी, अभी दूसरे स्टेज में उसके सब क्लॉज, तीसरी स्टेज हम पढ़ रहे हैं, कंसिडरेशन स्टेज। द हाउस आफ्टर रिसीव द बिल फ्रॉम द सिलेक्ट कमेटी, हमने बोला कि सिलेक्ट कमेटी भेज देगा, तो लोकसभा ने क्या करा, बिल रिसीव कर लिया, अब यहां पे कंसीडर करेगी प्रोविजंस को, बिल को क्लॉज बाय क्लॉज, ठीक है। अब तो पहले सिलेक्ट कमेटी ने उसको देख लिया, अच्छे से समझ लिया कि भाई इसमें ये करना, ये करना है, अब ये चीजें आ गई सिलेक्ट कमेटी से, आ गई कहां पे, लोकसभा में वापस दोबारा से उसी हाउस में जिसने भेजा था। अब यहाँ पे कंसीडर करा जाएगा प्रोविजन ऑफ द बिल क्लॉज बाय क्लॉज, अब यहाँ पे डिटेल से चीजें करी जाएंगी लोकसभा के अंदर मेंबर्स के बीच। ईच क्लॉज इज डिस्कस एंड वोटेड अपॉन सेपरेटली, मतलब ईच क्लॉज की बात करिए, देखो तुम कितना बारीक, एक एक क्लॉज भी होगा ना, वो भी डिस्कस होगा और वोट किया जाएगा उस पर सेपरेटली, अलग से हर एक क्लॉज के ऊपर, तो गलती होने के चांसेस ही नहीं बचते हैं। अब देखो कितना छन के आ रहा है ये प्रोसेस, कितना शुद्ध होके आ रहा है, गलती होने के चांसेस ही नहीं रहते हैं, मैं बताऊंगा आपको फिर भी। एट दिस स्टेज द मेंबर कैन आल्सो मूव अमेंडमेंट एंड इफ एक्सेप्टेड दे बिकम पार्ट ऑफ बिल। एट दिस स्टेज द मेंबर कैन आल्सो मूव अमेंडमेंट्स, तो मेंबर अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, और अगर वो एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं तो वो जो बिल है इसका पार्ट बन सकते हैं। मान लो किसी मेंबर ने कहा कि इसमें जो चोरी की ये जो दी है ना आपने, कमेटी को लगा हाँ ठीक है 10 साल, जैसे हम एग्जांपल ले रहे थे रिसीविंग स्टॉलन प्रॉपर्टी, तो वो कह रहे नहीं इसमें ना 6 महीने कर दो, ये बहुत ज्यादा है, तो हो सकता है वो अमेंड कर दी जाए और लिख दिया जाए, वो पार्ट बना दिया, फिर ये लिख दिया जाए कि इसमें ना आपने सजा तो लिख दी है 10 साल की, पर फाइन का प्रोविजन नहीं करा, तो आप फाइन का प्रोविजन और कर दो। एक मेंबर ने कहा, तो फाइन का अगर उनको लगता है एक्सेप्ट कर ली जाती है तो मान ली जाएगी, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, थर्ड रीडिंग। तो 2 स्टेप कंप्लीट हो गए मेरे, और हम बिल में कहां तक पहुंच गए हैं कि हमारे मेंबर डिस्कस कर रहे हैं उस पर, अगर वो अमेंड करना चाहे तो उसके लिए दे सकते हैं, पर उनकी एक्सेप्ट हो जाती है तो वो बिल का पार्ट भी बन जाएगा, ये भी बात हमने समझ ली। अब आ जाते हैं हम थर्ड रीडिंग पे। द डिबेट इज कंफर्म टू द एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ द बिल। अब डिबेट आ जाएगी, भाई इस बिल को एक्सेप्ट करना है या इसको रिजेक्ट करना है, इस बिल में है ही नहीं कुछ, या इसको ये बिल अच्छा है भाई इसको एक्सेप्टेंस करना है ना, तो ये स्टेज पे आएगी, ठीक है। No amendment is allowed as the general principle underlying the bill have already been scrutinized during the stage of second reading, ठीक है। तो ये कहना ये चाह रहे हैं कि जो चीज सेकंड रिवीजन पे आपने कर ली है अमेंड, वो अलाउ नहीं करी जाएगी। अब आपने किसी सेक्शन में बोल दिया था कि इसमें फाइन लगा दो, अब यहां पे आप इस स्टेज पे आगे थर्ड रीडिंग में कह रहे हो कि वो फाइन जो लगाया था ना उसको हटा दो, वो नहीं अब अलाउ होगा किसी को भी, ठीक है। If the majority of the member present and voting accept the bill regarded as passed by the house, ठीक है। अब यहां मेजोरिटी वर्ड यूज करें तो मेजोरिटी का मतलब क्या है कि वो स्पेशल मेजोरिटी से पास होना है या सिंपल मेजोरिटी से। तो ऑर्डिनरी बिल हमारा होना था सिंपल मेजोरिटी से, तो ये उसी की बात कर रहे हो, उतने मेंबर प्रेजेंट और अगर वोट करके उस बिल को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फेवर में पास कर देते हैं, वोट डाल देते हैं, बिल रिगार्ड इज पास बाय द हाउस, ऐसा माना जाएगा कि उस हाउस से बिल पास हो गया है। देन क्या होगा इसके बाद, द बिल, अब हमारा भारतीय साक्ष्य बिल क्या हो गया, जितने लोग प्रेजेंट थे, जितने रिक्वायर थे, वो मेंबर थे, उन्होंने वोटिंग भी कर दी, प्रेजेंट थे, सिंपल मेजोरिटी से पास होना था, पास हो गया, ठीक है, लोकसभा से। द बिल ऑथेंटिकेटेड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, ठीक है, तो ऑथेंटिकेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ हाउस, तो इसको अनुमोदित कर दिया जाएगा, ऑथेंटिकेटेड कर दिया जाएगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। अब लोकसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन है, लोकसभा स्पीकर, एंड ट्रांसमिटेड टू द सेकंड हाउस फॉर कंसीडरेशन एंड अप्रूवल।
तो अब ये कहां भेज दिया जाएगा, कहां ट्रांसमिटेड कर दिया जाएगा, इसके नेक्स्ट जो होगा, अगर मान लो लोकसभा में हम लाए थे तो राज्यसभा में, और राज्यसभा में लाए थे लोकसभा में। ठीक है, इसके लिए अप्रूवल के लिए, फॉर कंसिडरेशन और अप्रूवल के लिए। अब आती है चौथी स्टेट, तीसरी स्टेट तक आ गया, मतलब लोकसभा ने हमारे 3 स्टेट एक पहले ही सदन पे चली, हमारी पूरा एक प्रोसेस से छाना वो, और वो पास हो गया, एक बार गजट में भी निकल चुका है। अब आती है चौथी स्टेज, पोजीशन ऑफ बिल इन द सेकंड हाउस। हम सेकंड हाउस में आ गए, उन्होंने भेज दिया था लोकसभा स्पीकर महोदय ने, उसकी ऑथेंटिकेटेड करके, है ना। अब सेकंड बिल क्या करेगा, ये भी इन 3 स्टेज से गुजरेगा जो मैंने अभी बात करी, सेम इंट्रोड्यूस होगा, फिर कॉपी बटेंगी, गजट में नोटिफाई करेंगे, कमेटी को भेजा जाएगा, कमेटी फिर रिपोर्ट देगी, फिर डिस्कशन होगा, फिर कोई अमेंड करना है तो वो अमेंड होंगी, वो सारी चीजें एक्सेप्ट करी जाएंगी, और सेम मेजोरिटी जो है रिक्वायर है, सिंपल मेजोरिटी इसमें, उससे पास करके तो प्रेसिडेंट की असेंट के लिए जाएगा। तो हम इसको समझते हैं स्टेप्स। फोर्थ स्टेप आगे, तो 3 स्टेप जो पहले मैंने फॉलो करे हैं ना लोकसभा ने पास करने के लिए, सेम स्टेज ये भी फॉलो करेगी। ठीक है, पर ये हम ऑर्डिनरी बिल के मामले में समझ रहे हैं, जैसे ही मनी बिल आ जाएगा वहां पे राज्यसभा की पावर खत्म हो जाती है, जो प्रोसेस ब्रेक होगा। तो आप उससे कंफर्म नहीं करना कि हर एक बिल पे यही प्रोसेस अप्लाई होगा, पर जनरली मैं आपको बता रहा हूं एक प्रोसेस यही फॉलो होता है। तो एक मैं बिल को आपको बता दे रहा हूं कि एक बिल कैसे कानून बन जाता है। ठीक है, सेकेंड हाउस आल्सो पास दी बिल एबव सेड 3 स्टेजेस, दैट इज फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग, जो मैंने आपको पढ़ा दी थी। सेकंड रीडिंग में भी जो मैंने आपको जो उसके सब क्लॉज बताए थे वो भी। देयर आर 4 अल्टरनेटिव बिफोर दिस हाउस। अब ये सब फॉलो करने के बाद इनके पास क्या होगा, 4 ऑप्शन होंगे। क्या, इट में पास द बिल एज सेंड बाय द हाउस विदाउट अमेंडमेंट। वो जैसा बिल आया उसको करिए, और भाई साहब कोई अमेंडमेंट नहीं आया, भाई साहब उन्होंने देखा कमेटी को भेज के सब वहां से बिल्कुल बोले ओके है, तो क्या कर देंगे, विदाउट अमेंडमेंट इसको क्या कर देंगे, इसको हाउस को भेज देंगे बगैर अमेंडमेंट करे। ठीक है, इट में पास द बिल विद अमेंडमेंट एंड रिटर्न इट टू द फर्स्ट हाउस फॉर रिकंसिडरेशन। बिल को पास कर देंगे, पर क्या करेंगे, अमेंडमेंट के साथ उसको वो रिटर्न कर देंगे, किसको, फर्स्ट हाउस को, जहां से आया था। लोकसभा स्पीकर महोदय ने हमारे भारतीय साक्ष्य बिल को इसमें भेजा, इन्होंने ये प्रोसेस फॉलो करा। अब एक तो कंडीशन ये हुई कि विदाउट अमेंडमेंट इन्होंने इसको पास कर दिया, अपने यहाँ से सारी चीजें प्रोसेस फॉलो करके उसको पास कर दिया, तो प्रेसिडेंट महोदय के बाद कानून बन गया। एक महोदय है कि भाई इन्होंने कहा कि भाई इसमें ये चीज अमेंडमेंट कर दो, उनकी स्टैंडिंग, हाँ सिलेक्ट कमेटी ने बताई ये कमी है, फिर मेंबर ने बताई कि ये कमी है, अब रिकमेंडेशन दे दी वो अमेंडमेंट के लिए, रिकंसिडरेशन कर लो, उसका पुनर्विचार कर लो। तो एक तो कंडीशन ये होगी इनके पास, है ना, इस कंडीशन के साथ पास कर दिया। इट में रिजेक्ट द बिल ऑल टुगेदर, बिल को ही रिजेक्ट कर दे, कह रहा नहीं ये बिल हमें समझ में नहीं आ रहा, मेजोरिटी में पास नहीं होने दिया। इट में नॉट टेक एनी एक्शन एंड दस कीप द बिल पेंडिंग, कुछ बोले ही नहीं, कोई एक्शन ही नहीं, उसमें बिल पे पड़ा है, यहां पड़ा रहने दो, तब भी बिल नहीं हो पाएगा पास। तो ये 4 ऑप्शंस होते हैं, है ना। अब 4 ऑप्शंस को हम समझते हैं, ये जो 4 ऑप्शन हमने पढ़े अभी आपके ए बी सी डी, इनको हम समझते हैं एग्जांपल से। ठीक है, फॉर एग्जांपल, इफ द सेकंड हाउस पास द बिल विदाउट अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट हाउस एक्सेप्ट द अमेंडमेंट सजेस्टेड बाय द सेकंड हाउस। अब सपोज करो जो सेकंड हाउस हमने राज्यसभा को अपना भारतीय साक्ष्य बिल भेजा, विदाउट अमेंडमेंट भेज दिया, और जो फर्स्ट हाउस है उसने एक्सेप्ट कर ली जो अमेंडमेंट सजेस्टेड बाय द सेकंड हाउस, है ना, उसको एक्सेप्ट कर लिया। The bill is deemed to have been passed by both the houses and the same is sent to the president for his assent. तो ये समझ लिया जाएगा कि जो बिल है ये दोनों सदनों से पास हो गया है, और इसको प्रेसिडेंट महोदय के पास असेंट के लिए भेज दिया। अब प्रेसिडेंट के पास असेंट के लिए हमने जो बताई थी आपको पावर, ऑर्डिनरी बिल में क्या है वो पावर इस्तेमाल करेंगे। ऑन द अदर हैंड, दूसरी बात कर लेते हैं, ये मैं एग्जांपल समझा रहा हूं आपको कि सिचुएशंस क्या क्या आ सकती है। ऑन द अदर हैंड, इफ द फर्स्ट हाउस रिजेक्ट द अमेंडमेंट, है ना, दूसरी तरफ अगर पहले ही जो पहला हाउस लोकसभा है वो रिजेक्ट कर देता है इनकी अमेंडमेंट, जो अमेंडमेंट के लिए उन्होंने सजेशन दिए थे सेकंड हाउस राज्यसभा के द्वारा, और द सेकंड हाउस रिजेक्ट द बिल ऑल टुगेदर, है ना, क्या करता इन्होंने जो क्या करा, सजेशन दिए थे राज्यसभा ने भारतीय साक्ष्य बिल पे, सपोज करो, है ना, फर्स्ट हाउस को लोकसभा को,
वो रिजेक्ट कर दे इनकी चीजों को है। दूसरी बात क्या हो सकती है कि जो सेकंड हाउस है वो रिजेक्ट कर दे बिल ऑल टुगेदर, और दी सेकंड हाउस डज नॉट टेक एनी एक्शन फॉर 6 मंथ, एक ये भी बात पकड़ी थी। तो क्या होगा अगर सपोज करो उनकी, एक तो उन्होंने एक्सेप्ट कर ली भाई कि अमेंडमेंट की कोई सजेशन नहीं थी, अब सपोज करो अमेंडमेंट का सजेशन दे दिया और वापस भेज दी लोकसभा को, राज्यसभा ने, ठीक है। अब वो अगर नहीं माने ना तो क्या होगा, परिस्थिति भयावह हो जाएगी। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, टू अ डेडलॉक इज डीम्ड टू हैव बीन टेकन प्लेस, डेडलॉक की पोजीशन आ जाएगी सिस्टम। अब डेडलॉक की अगर पोजीशन आएगी, रिजॉल्व कैसे की जाएगी वो, अगर डेडलॉक की स्थिति हो गई है ना। तो प्रेसिडेंट कैन समन अ जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस। अब प्रेसिडेंट महोदय ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, जॉइंट सेशन को समन कर लेंगे। और जॉइंट सेशन मैंने बताया था चेयर बाई किसके द्वारा होता है, लोकसभा स्पीकर, उसकी एब्सेंस में डिप्टी लोकसभा स्पीकर, उसकी एब्सेंस में डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ना कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ द मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट and voting in the joint sitting approved the bill is deemed to have been passed by both the houses। अब सिंपल मेजोरिटी के लिए जितने मेंबर चाहिए प्रेजेंट अगर वो है और उनकी वोटिंग हो जाती है, और मेजोरिटी जो जिसकी जितनी मेजोरिटी की जरूरत है जिस बिल के लिए, उससे पास अगर हो जाता है, अप्रूवल मिल जाती है ज्वाइंट सिटिंग में, तो ये बिल दोनों सदनों से पास माना जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, अब आगे मेरी पांचवी कंडीशन, अब क्या हुआ, राज्यसभा से भी पास होगा। एक तो सुने, अब मैंने आपको बता दिया कि उन्होंने भारतीय साक्ष्य बिल को जो हम लेके आए हैं अभी, एक तो उसको असेंड दे दी बगैर अमेंडमेंट करे, है ना। एक में क्या कहती है, अमेंडमेंट के लिए सजेशन दे दिए और भेज दिया लोकसभा में। दूसरी बात क्या करी उन्होंने, उस पर कोई जवाब ही नहीं दे रही, है ना। अब भेज दिए तो लोकसभा ने उस पर क्या करा, पुनर्विचार ही नहीं करा। ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, डेडलॉक आ गया। अब डेडलॉक की कंडीशन में प्रेसिडेंट महोदय ने क्या करा, ज्वाइंट सेशन बुला लिया। अब ज्वाइंट सेशन में जो मेजोरिटी रिक्वायर थी प्रेजेंट और वोटिंग की, वो सब करा के अगर बिल पास कर ला लिया गया, तो अब वो कहां चला जाएगा, प्रेसिडेंट महोदय के पास। अब ये स्टेज कौन सी है, फिफ्थ स्टेज, ठीक है। अभी तक हमारा गजट 2 बार हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं assent of the president every bill after being passed by both the house of parliament either singly or at jointly। यहाँ पे क्वेश्चन क्यों आया, क्योंकि मान लो अगर ये डेडलॉक की पोजीशन भी रिजॉल्व हो गई आ रही है, तो इसीलिए ज्वाइंट बोला है, ज्वाइंट सिटिंग। चाहे तो वो आइदर पहले लोकसभा से पास हुआ, फिर राज्यसभा से हो, फिर भेजा गया हो, या ज्वाइंट सेशन बुलाया गया हो, तब भी फॉर इज असेंट के लिए अगर भेजा जा सकता है, तो देयर आर 3 अल्टरनेटिव बिफोर द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के पास सिर्फ क्या है, 3 ही ऑप्शन है। क्या, ही मे गिव हिज असेंट टू द बिल, या तो वो उस बिल पे स्वीकृति दे देंगे, अपनी असेंट दे देंगे। ही मे विथहोल्ड हिज असेंट टू द बिल, होल्ड कर लेंगे उसको, ठीक है। ऑर्डिनरी बिल के मामले में तो है ही, मनी बिल के मामले में नहीं है। मैं ये इसीलिए कह रहा हूँ, ये चीजें आपको वहां कंफ्यूज करेंगी, पर आपको ऑर्डिनरी बिल के संदर्भ में इसको समझना है। जो बिल मैंने आपको इसीलिए पहले बताया कि किस बिल में प्रेसिडेंट की क्या पावर है। अभी ऑर्डिनरी बिल के बारे में क्या है, ही मे विथहोल्ड हिज असेंट टू द बिल, ये भी पावर है, उसको होल्ड कर ले। ही मे रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द हाउस, मैंने ये भी आपको समझाया था। तीनों चीजें समझिए, 3 ऑप्शंस हैं हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट के पास। तो इफ द प्रेसिडेंट गिवन इज असेंट टू द बिल, सपोज करो कि इन्होंने असेंट दे दी बिल पे, तो क्या होगा, द बिल बिकम एन एक्ट एंड प्लेस ऑन द स्टैट्यूट बुक, कानून बन जाएगा, कानून। द बिल बिकम एन एक्ट, बिल क्या बन गया, जैसे असेंट दी प्रेसिडेंट महोदय ने, कानून बन गया ये, ठीक है। अब क्वेश्चन ये होता है, कानून बनते ही लागू हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। मैंने आपको शुरू में ये चीज बताई थी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल। लेजिस्लेटिव का काम क्या है, सिर्फ कानून बनाना, तो इन्होंने कानून बना दिया आपका। इनका काम बिल्कुल नहीं है लागू कराना, लागू कौन कराएगा, एग्जीक्यूटिव। तो जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट अगर राज्य से संबंधित है, तो राज्य गवर्नमेंट एक गजट में नोटिफिकेशन जारी करती है कि इस दिन से ये फोर्स अप्लाई होगा, एप्लीकेबल होगा, इनफोर्स में आएगा, उस दिन से ही वो इनफोर्स में आएगा। ऐसा ये तो वो उस बिल के अंदर ही लिख दें कि इस डेट से इनफोर्सेबल आएगा, तब भी मान्य होगा। उसके लिए गजट की आवश्यकता नहीं है। अगर उन्होंने किसी एक्ट में ही लिख दिया कि
इस तारीख से ये बिल फोर्स में, एक्ट फोर्स में आएगा, तभी माना जाएगा वो। और जनरली ऐसा लिखते नहीं है किसी भी बिल में, क्योंकि नहीं पता है कि ये कब पास होगा, क्या किस स्टेज से गुजरेगा, कितना टाइम लग जाएगा, इसलिए उसमें लिख देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन। तो बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन कर लेगी, स्टेट गवर्नमेंट समझे तो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन कर लेगी। तो एक्ट ने बताया टू मेक लॉ, हमारी पार्लियामेंट का काम था सिर्फ कानून बनाना। हमारा भी भारतीय साक्ष्य बिल है वो सिर्फ कानून बना है, और संसद ने इसको, इसीलिए पार्लियामेंट ने गजट में भी इसको निकाल दिया कि कानून बन चुका है। अब इसको आप लागू कराओ या ना कराओ, ये एग्जीक्यूटिव का काम है, मेरा काम नहीं है। मेरा काम जो था वो मैंने कर दिया, ठीक है। एक ही बात तो हुई कंसेंट वाली। दूसरी बात, इफ द प्रेसिडेंट विथहोल्ड हिज असेंट टू द बिल, अगर वो कंसेंट ही न दे प्रेसिडेंट महोदय तो ये कानून नहीं बनेगा। लागू होने की तो बात छोड़ दो, कानून ही नहीं बनेगा, वही समाप्त हो जाएगा ये, और एक्ट नहीं बनेगा। तीसरी बात जो हमने ऊपर पढ़ी, ही में रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द हाउस। इफ द प्रेसिडेंट रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन एंड इफ इट इज पास बोथ द हाउसेस अगेन विथ और विदाउट अमेंडमेंट एंड प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज असेंट। अब ये कह रहे हैं कि सपोज करो प्रेसिडेंट महोदय ने इसको रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज दिया, और हुआ क्या, रिकंसिडरेशन के बाद इन्होंने जो सजेशंस दिए वो उन्होंने माने या नहीं माने, अमेंड करा हो या नहीं करा हो, और दोनों सदनों से दोबारा पास करके प्रेसिडेंट महोदय के पास भेज दिया, तो प्रेसिडेंट महोदय के पास सिर्फ असेंट देनी है। उनको इस मामले में असेंट, द प्रेसिडेंट गिव असेंट ओनली एंड एंजॉय सस्पेंसिव वीटो, निलंबित वीटो। जो प्रेसिडेंट की वीटो पावर है वो इस्तेमाल नहीं होगी, वो सिर्फ उसे एंजॉय करेंगे, या उन्हें असेंट देनी है अगर दोबारा आ गया है। और ऐसा करा क्यों गया, इनसे क्यों ये कंसिडरेशन के लिए भेजते हैं, पुनर्विचार के लिए, ताकि इसमें कोई गलती हो तो आप और देख लो। तो जनरली प्रेसिडेंट कोई चीज भेजता है तो उस पर अमेंड करके ही भेजती है गवर्नमेंट, सारे तालमेल होते हैं इन चीजों के पीछे। मैं जनरली बता रहा हूं इसके पीछे क्या सोच रही होगी, है ना। तो अब ये भारतीय साक्ष्य बिल जो है हमारा कानून बन चुका है, और ये लागू होगा जब सेंट्रल गवर्नमेंट गजट आएगी। तो गजट कितनी बार आ सकता है ये आप डिसाइड नहीं कर सकते। एक प्रोसेस की बात अगर हम करें, कानून बनने तक, बिल से लेके कानून बनने तक तो गजट 3 बार आता है, पर हर बिल के अंदर गजट 3 बार आएगा ये भी जरूरी नहीं है। ऑर्डिनरी बिल में तो 3 बार आ रहा है, जहां राज्यसभा को सिर्फ असेंट ही देनी है, वहां पास की रिक्वायरी नहीं है, ओनली लोकसभा मनी बिल, वहां गजट क्यों आएगा राज्यसभा में, बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो आई होप आपको हमारा ये लेक्चर समझ में आया होगा, जर्नी फ्रॉम बिल टू एक्ट। और आज हम अपने लेक्चर को यहीं समाप्त करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल टू गेट फ्री स्टडी मटेरियल। मैं इसकी